नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ उतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण के दौरान झांसी में एक नहर में गंदगी मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, पूरा पैसा डकारना सही नहीं है। अब इस मामले को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने मंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झांसी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर गौराठा में सिंचाई परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब के खेत में पानी पहुंचे। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सारा पैसा डकार लेना बुरी बात है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी पैसा का कुछ अंश डकारने के लिए होता है क्या? कैबिनेट मंत्री के बयान ने और भी बहुत कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं सब मामलों में हमारे साथ में इस खबर में कई लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर अनिल मिश्रा यहाँ पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? अनिल मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी पहुंच रही है। नमस्कार। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कुमार विवेक पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज आप तक भी पहुंच पा रही है कुमार पांडे जी? बिल्कुल जी आ रही है। ठीक है, सबसे पहले अनिल मिश्रा जी आपके पास इसी सवाल के साथ में आ रही हूं, कितना पैसा जो है डकारना चाहिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले जल शक्ति मंत्री जी के हमारे बयान को किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी काम किसी भी विभाग का ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। ठेकेदारों का उसमें एक प्रतिशत तक उनका लाभांश होता है, जो लाभ उनको सरकार भी ये मान के देती है कि जो व्यक्ति कार्य करेगा रोजगार उसको मिलेगा और उसको कुछ लाभ होना चाहिए 10% तक। हमारे माननीय मंत्री जी ने जो कहा वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जब 10% आपको मिल ही रहा है काम करने का, तो आप उससे ज्यादा पूरी रकम डकारने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? उससे पूरी परियोजना खराब हो जाती है और नहरों में पानी नहीं जा पा रहा है, किसान के खेतों तक पेड़ तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है, उससे परियोजना खराब हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, उसका मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता है, जनहित प्रभावित होता है। इसलिए आपका जो अंश निर्धारित है, जितना आपको शासन के नियमों के तहत जो आपको मिलना चाहिए, आप उतना तक ही दीजिए, उससे ज्यादा आप पूरा पैसा जो है उसको परियोजना में खर्च करिए। बस इतना सा ही उनके कहने का मतलब था। बेवजह विपक्ष के लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और एक मुद्दा बना करके हमारे मंत्री जी की छवि खराब करने का, पार्टी की छवि खराब करने का। कुमार विवेक पंडित जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। विपक्ष जो पार्टी है वो सिर्फ धूमिल करने की चेष्टा कर रही है हमारे मंत्री को, उनका यह तात्पर्य नहीं था। क्या कहेंगे इस पर विवेक पांडे? पैनल को धन्यवाद देते हुए अपने मित्र की बात को सुन रहा था मैं। देखिए, राजनीतिक और संवैधानिक पद दोनों अलग अलग होते हैं। इस बात को थोड़ा सा भाजपा के शीर्ष नेताओं को समझने की बहुत आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि उस वीडियो को मेरे मित्र ने देखा नहीं है, क्योंकि जब वो निर्देशित कर रहे थे तो वहां पे सरकारी अधिकारी खड़े थे, न कि ठेकेदार। अब अगर सरकारी अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन कमाई की भी एक सीमा या प्रतिशत के जो मापदंड है उनको तय किया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वहां पे ये बात अगर ठेकेदारों के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि मेरे मित्र बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे ठेकेदारों से ये बात संवाद होना चाहिए था। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें साफ निर्देश सीधे सरकारी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बात समझने वाली होगी कि ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी की जड़ जो है वो इस पार्टी के द्वारा इतनी गहरी की जा चुकी है कि अब आप इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। या तो आप भ्रष्टाचार को भाजपा के सीमित दायरे के अंदर चलाइए रह करके, या तो भाजपा के अनुसार जो भाजपा निर्देशित करे उसके अनुसार चलाइए, तब तो आप ईमानदार राज सेवक, या तो ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रतीक माने जाएंगे। अन्यथा जिस तरीके से ये सारी बातें सामने रखी जाने का प्रयास किया जा रहा है, इनकी भी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। भाई, अल्टीमेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पार्टी के लोगों की छवि धूमिल हो। ये बात अलग है कि जो पार्टी ऑलरेडी धूमिल है इस मामले में, क्योंकि कलेक्शन, इलेक्शन और दिखावटी एक्शन, ये तीन तो भाजपा के स्वांग है, जो कि मुझे लगता है कि इनकी मोनोलॉजी होनी चाहिए। कलेक्शन, इलेक्शन और दिखावटी एक्शन। दिखावटी एक्शन से तात्पर्य बुलडोजर का है, जिसमें कि सामाजिक न्याय की परिभाषा कहीं नहीं है।
जिसमें कि आपके मेरे शिकायत पे बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पे बुलडोजर लगातार चलता है। उसके बाद कलेक्शन के मामले में तो आप इनका मतलब समझिए कि आप इनका हाथ नहीं पकड़ सकती हैं। अगर इनको कलेक्शन, जब इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड लाना था, इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे आया था इस देश में, ये जो कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देने की तैयारी में ही था कि रातों रात कांग्रेस के साथ मिलकर के विदेशी चंदों का कानून इन्होंने पास कर दिया था। ऐसे समय पे इन्हें कांग्रेस मुक्त भारत नहीं याद आया, ऐसे समय पे इन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि कौन देशद्रोही है। ठीक है अनिल जी, इन्हीं बातों पर आपकी मैं प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। और सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि क्या सरकारी पैसे का, जिस तरीके से आपने कहा कि इतना % इतना अंश, क्या सरकारी पैसे का कुछ अंश डकारने के लिए होता है क्या? बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस बयान से। तो जो एजेंसी काम करती है, सड़क बनाती है, नहर बनाती है, जो भी एजेंसी काम करती है, उसको काम के बदले में कुछ मेहनताना प्रतिशत उसको लाभांश नहीं मिलेगा। एजेंसियों को मिलता है ना सर, अधिकारियों को तो नहीं मिलता। अनिल जी, एजेंसियां ठीक है, अधिकारियों को वही तो विवेक पांडे कह रहे हैं कि चलिए एक पल के लिए ठेकेदार वहां पर हो, फिर भी इस बात को इतना तूल ना पकड़ा जाए, लेकिन अधिकारियों को साफ तौर पर वो कह रहे हैं किसी भी परियोजना को काम पूरा कराने का उसके जेई का, वहां के अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, वो खड़े होकर के उस काम को कराते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और वहां पर ठेकेदार भी मौजूद थे, वीडियो में भले नहीं आया है, लेकिन अगल बगल ठेकेदार भी मौजूद हैं। और उस समय कहा गया है, अधिकारियों को भी कर्तव्य बोध कराया गया है, वो भी इस मामले को ध्यान रखें कि ठेकेदार पूरा पैसा डकार के ना चला जाए, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहने का तात्पर्य है, आप उसके भावांश को समझिए, किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी नहीं, ऐसे कैसे डकार देगा? मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी क्या आपके अधिकारियों के द्वारा? इसीलिए उस परियोजना में जिसका उन्होंने निरीक्षण किया मंत्री जी ने, वहां लापरवाही उनको नजर आई, तभी तो उनको इस बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस परियोजना में कहीं न कहीं झांसी के उस क्षेत्र में, उस नहर में खुदाई जिस मानक पे होनी चाहिए थी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने फटकार लगाई कि ये तरीका ठीक नहीं है जो आपको मिल ही रहा है। आप जो है पूरी परियोजना को खराब करने का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने वर्तमान परिस्थिति के आधार पे बोला। ठीक है विवेक पांडे जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। ठीक है, जवाब देखिए, थोड़ा सा कुछ वृत्तांत सामने रख देता हूं। लेह में प्रेस क्लब ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि अनुकूल कवरेज चलाने के लिए पत्रकारों को रिश्वत की पेशकश की गई थी भाजपा के नेताओं की तरफ से। केरल में रिश्वत मामले में कोर्ट ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ केस हाल ही में दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष एमएलसी पे पत्रकारों को रिश्वत देने का आरोप लगा। ऐसे कई आरोप जो कि संदेहास्पद दायरे में है, क्योंकि ईमानदार अभी भी हैं, तभी संस्थाएं खड़ी हैं, तभी ये समाज खड़ा है। लेकिन भाजपा अपनी परिपाटी को स्वीकार नहीं कर पाती। जैसा कि मेरे मित्र बता रहे थे कि वीडियो में और भी लोग थे, लेकिन वीडियो में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जब विपक्ष ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, तो आपको उन ठेकेदारों के वीडियो उस समय खड़े जो थे उनके जारी करने चाहिए थे। लेकिन सत्य यह है कि वहां पे कोई ठेकेदार नहीं था, वहां पे सरकारी अधिकारी थे जिनको निर्देशित किया जा रहा था औचक निरीक्षण के माध्यम से, कैमरों के द्वारा। अब ये कैमरे जो होते हैं ना, ये कभी कभी देखिए आकस्मिक तरीके से कुछ ऐसी चीजों को भी कवर कर लेते हैं जो इनके स्वांग का हिस्सा नहीं होता है। अब उस स्वांग की परिपाटी को बचने के लिए इन्होंने ये कह दिया कि वहां पे ठेकेदार थे। तो चलिए ठीक है, ठेकेदारों के नाम ही बता दें और बता दें कि कौन से ठेकेदार थे और किस साल का कौन सा काम देखने वहां पे इनके मंत्री जी गए थे। क्योंकि यहाँ पे जो स्पष्ट वीडियो है, वीडियो के अंदर स्पष्ट निर्देशित किया जा रहा है कि कमाना गलत बात नहीं है। ठीक है, ये भी जायज है। तनख्वाह कम पड़ रही है इस सरकार में, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। तो सत्य है कि किसी की तनख्वाह 7वें वेतन आयोग के परिमाण में भी रहने के बाद, ये तो सत्य है कि उसको तनख्वाह कम पड़ रही होगी, घर परिवार सभी को चलाना है। अब हर नेता योगी जी की तरह गृहस्थहीन तो हो नहीं सकता है, हर नेता मोदी जी की तरह गृहस्थहीन तो हो नहीं सकता है कि जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां ना हो। भाई, घर परिवार चलाने वाले लोगों को महंगाई से फर्क पड़ता है। और मैं मानता हूं कि 7वें वेतन आयोग में जो तनख्वाह दी जा रही है वो इस समय वो भी कम पड़ रही है। तो इनकी मुस्कुराहट ही बता रही है। देखिए, मेरे मित्र मुस्कुरा भी रहे हैं मंद मंद, इनकी मुस्कुराहट मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ विवेक जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, यही तो परेशानी है आप लोगों की। अब विषय कुछ चल रहा है, आप जो है पत्रकारों की बात और यहाँ की बात वहाँ की बात ले आकर, आप एक ठेकेदार का नाम बता दीजिए। अच्छा, कौन सा ठेकेदार वहां? मैंने तो कहा कि आप मौके की स्थिति और व्यक्ति के बोलने का परिप्रेक्ष्य समझिए,
उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए किस बैठे हैं। परिप्रेक्ष्य में कहा गया, जब कॉमन सेंस से आप उसका प्रयोग करके समझ लेंगे तो ये सब तार्किक बातें करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। कॉमन सेंस की ठीक बात है, यह है कि ये जाहिर है कि एलडीए से लेके किसी भी विभाग में 5% से लेके 10% की घूसखोरी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी लगातार चल रही है। जब से इनकी सरकार 2.0 जो आई है, वो जब से दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, इसके पहले जो इन्होंने संविदा की कंपनियां दी, आप संविदा की कंपनियों के रिकॉर्ड निकाल लीजिए, अधिकतर भाजपा नेताओं के मामा, भतीजे, चाचा, भांजे इनके रिश्तेदारों के पास है। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। तो मैं तो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, आप संविदा कर्मियों को नौकरी देने के बहाने उनसे 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने की तनख्वाह लेते हैं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने के नाम पे करवाते हैं, और उसके बाद जब सैलरी देने का वक्त आता है उन्हें जॉब से बाहर कर देते हैं। कोविड के समय हमने एम्बुलेंस कर्मियों के साथ हो रहे अन्यायों को देखा है। तो ऐसा नहीं है कि परिपाटी को साबित करने के लिए बहुत तथ्य स्पष्ट होने चाहिए, और उस वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि निर्देशित किस भाव में किया जा रहा है, और ये मीडिया भी देख रही है, दुनिया भी देख रही है। वीडियो में एकदम स्पष्ट है, मंत्री जी के बोलने का मोटिव क्या है वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि परियोजना में लापरवाही वहां के ठेकेदार द्वारा की गई थी। उस पर अधिकारियों, ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा, नैतिकता का पाठ पढ़ाया कि नैतिकता यह है कि आप जो आपको मिल रहा है दाल में नमक की तरह खाइए, पूरी दाल ही खुद खा लगाइए। ये उनके कहने का मतलब था। लेकिन ये तो गलत बात है ना अनिल जी, कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप तो पूरा डकार गए, ये तो गलत है ना। इसको तो आप अब इस पर क्या कहेंगे आप अनिल जी? देखिए, जो ठेकेदार मजदूर लगाएगा, मशीनरी लगाएगा, परियोजना के लिए काम करेगा, जो 2 महीने 4 महीने परियोजना पे काम करेगा, वो 2 पैसा पाएगा नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। आप समझिए, ये देश की व्यवस्था है, सारे काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहे हैं। अच्छा। टेंडर हो रहा है, तो उसमें तो ये तो सामान्य सी बात है, लाभ के लिए ही ठेकेदार रोड बनाता है, उसको भी तो 2 पैसा लाभ होता है उसमें। ठीक है विवेक जी, तो आप भी जान रहे हैं। देखिए, मैं विवेक जी भी जान रहे हैं, कोई व्यवसाय विवेक जी भी करते होंगे। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं। चलिए ठीक है, अगर पैसे डकारने की बात हुई तो यही बता दें कि किस ठेकेदार की फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया, या किस ठेकेदार पे कार्रवाई या एफआईआर की संस्तुति की गई। अगर वहां पे ठेकेदार थे, काम सही नहीं था मानक के अनुरूप, और मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि पैसे डकार लिए गए, तो बताइए किस फर्म को उस दिन ब्लैकलिस्ट किया गया था, या किस ठेकेदार के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, और अगर ठेकेदार नहीं था तो किस अधिकारी के घर पे बुलडोजर चलवा दिया गया। अब तो ये स्वयं इसी बात को सिद्ध कर दे कि ये अधिकारियों के लिए कहा गया था या ठेकेदारों के लिए। नहीं, हमने बुलडोजर कार्रवाई यादव सिंह आपके अधिकारी उस दिन की बात कर रहा हूँ, आप अपने मंत्री जी की बात करिए पहले, जो उस दिन का वीडियो है जिसपे विषय है, विषयांतर ना करिए। अभी आपने कहा ना कि अधिकारियों पे बुलडोजर, ये बताइए, अधिकारी तो जेल के सलाखों के पीछे हैं, और ठेकेदार का काम मानक के अनुरूप नहीं था, तो क्या उसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया? आप फर्म का नाम अधिकारी हैं, जो कई अधिकारी ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड हैं, या जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई उस कार्य को लेके जिसे आपके मंत्री जी असंतुष्ट थे, क्या उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? मैं तो मीडिया के सामने आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए, आप सत्यता इसी में प्रमाणित कर दीजिए कि उस दिन वो निर्देश अधिकारियों के लिए नहीं था। विवेक पांडे जी, ठीक है, अनिल जी इसी पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। अनिल जी इसी पर आपका जवाब। अनिल जी, कौन सी फर्म है जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया? हाँ, यही बता दें कि उस काम के लिए जिम्मेदार फर्म कौन थी, क्या ठेकेदार पे एफआईआर की गई, या उस आवाज जा रही है? हाँ, रखिए अपनी बात, जुड़ गए हैं अनिल जी। विवेक जी, कृतिका जी रखिए, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज जा रही है जी बिल्कुल, रखिए अपनी बात। वो कौन सी फर्म थी जिसको ब्लैक लिस्टेड किया इसके बाद? आवाज आ रही है, आप रखिए अपनी बात प्लीज। अनिल जी, ठीक है। विवेक पांडे जी, एक और सवाल मैं ले रही हूं, क्या सरकारी पैसे का कुछ अंश क्या खा लेना चाहिए, क्या डकार लेना चाहिए? देखिए रतिका जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस प्रश्न का एक ही जवाब दे सकता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने गैर जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी दे करके उनका मन बढ़ाने का काम किया है, और ये अधिकारी जिस तरीके से धन उगाही करने में लगे हुए हैं, पूरे प्रदेश की जनता लगातार त्रस्त है, और बुरी तरीके से जो महंगाई की मार झेल रही है उसमें ये लाजमी है। ये 7% जो 7वां वेतन आयोग है उससे भी इनका पेट नहीं भर रहा है, और ये मानक के विपरीत है। मैं कह रहा हूं, ईडी कहां गई, अब हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट कहां चला गया, कहां डीआरडी कहां गई? भाई मैं पूछ रहा हूं, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं?
भाई संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि बात जब सत्ता पक्ष के जिम्मेदारों की आती है तो संस्थाएं कहां चली जाती हैं? वो जिम्मेदार अपनी कर्तव्य निर्वहन क्यों नहीं कर पाते? ऐसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के 2800 ग्रेड पे की मांग इनको सुनाई नहीं देती है, जिसकी की वेतनमान से सैलरी कम चल रही है। एक जमाना हुआ करता था उत्तर प्रदेश के सिपाहियों का, जो 3.25-4 लाख फोर्स है, उसकी सैलरी और प्राइमरी के टीचर की सैलरी में 1 रुपए मात्र का अंतर हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तनख्वाह देख लीजिए और आज आप एक अध्यापक की सैलरी देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। और उसके बाद भी ये सामाजिक समन्वयता की बात करते हैं, जिससे आप सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, उसको तो आप न्याय दे नहीं पा रहे हैं, उसकी तनख्वाह के साथ तो आप न्याय कर नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं समन्वयता की। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाजपा ने कभी भी देश को, राज्य को संचालित नहीं किया है। इनके पास अनुभवहीनता है, अनुभवहीनता है देश को चलाने की, राज्य को। वरना मैं तो सवाल उठा रहा हूं, इन्होंने न फर्म का नाम मतलब भाजपा, मतलब आप मतलब जनाधार के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। समस्या ये है विवेक जी, फर्म का नाम बता दीजिए आप। समस्या पूछ लीजिए इनसे। समस्या ये है, एक एक करके बात करेंगे। रखिए अपनी बात अनिल जी, रखिए अनिल जी, रखिए। विवेक जी, समस्या ये है, 2 सवाल पूछ लीजिए। मेरी बात सुनिए तो आपने सवाल खड़ा किया है तो मेरा जवाब भी तो सुन लीजिए विवेक जी। बिल्कुल। आप ही जज हैं, आप ही गवाह हैं, आप ही जो है साक्षी हैं, आप ही जो है पैरोकार हैं, आप ही जो है पेशकार हैं, आप ही को निर्णय करना है सब। तो फिर किसी चीज की क्या जरूरत है? आपने ही बताया, आपने ही विश्लेषण किया। अरे एजेंसी है, उसको जांच करने दीजिए। एजेंसी है, कोई मंत्री जांच नहीं करते किसी घोटाले की, किसी कमी की। उसकी एजेंसी है, तो जांच करेगी। जांच करने में समय लगता है। आप तो ऑन स्पॉट जो है, आप तो ऑन स्पॉट तुरंत चाहते हैं। अरे एफआईआर तो तब होती है, पहले जांच पूरी हो जाए, दोषी मालूम चले कौन है, तो फिर एफआईआर कार्रवाई होती है। ऐसा थोड़ी है कि आपके कहने से हम तुरंत एफआईआर कर देंगे। मानक के अनुकूल काम था तो विवेक जी ने बोला है, विवेक जी ने तय कर दिया वीडियो देख करके, और हम तुरंत एफआईआर करके जेल में डाल दें अधिकारी को, ठेकेदार को, इसलिए कि विवेक जी ने कहा है। ये तो जरूरी नहीं है। आपने वीडियो देख के तो आपने पोस्टर लगवा दिए, लोगों के घर गिरवा दिए। आपने कहा है तो क्या आप क्या चाहते हैं? कोर्ट की फटकार के बाद आपको फिर वापस बैकफुट होना पड़ा। एक एक करके फटकार नहीं लगाती तो बैकफुट करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है विवेक जी, एक बार जवाब लेते हैं अनिल जी। अनिल जी रखिए अपना जवाब। नहीं, जब विवेक जी चाहते हैं हमारे मित्र की तुरंत एफआईआर हो, तुरंत ठेकेदार और उसको जो है अधिकारी को जेल भेज दिया जाए, उसको तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए। भारत में संविधान है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी जांच होने दीजिए, तय होने दीजिए कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका स्तर क्या है, मानक क्या है, कितना पैसा निकाला गया है, कितना पैसा खर्च हुआ है। सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए और आपको साझा किया जाएगा। आपको बताने की जरूरत, मीडिया के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। आप लेकिन अनिल मिश्रा जी, सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है, वैसे तो जो है बाबा का जो बुलडोजर है बेकाबू कहीं ना कहीं हो गया है, लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आती है फिर क्यों नहीं वो बुलडोजर चलता है? ये भी तो सवाल है ना सर। बिल्कुल चल रहा है कई जिलों में हमारे भारत। अब आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, अब आप संविधान का हवाला दे रहे हैं, अब आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, अब आप संविधान का हवाला दे रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच तो करने दीजिए आप। अब जमीन, अवैध जमीन पे कब्जा अगर सिद्ध हो गया है तो बुलडोजर चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है। पहले सिद्ध होता है कि जमीन सरकारी जमीन है, ये जमीन सरकार की जमीन है, जिसको कब्जा नहीं करना चाहिए था, अगर किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन भ्रष्टाचार का विषय है, इसकी एक एजेंसी होती है, वो जांच करेगी। विभाग अपनी जांच की कार्रवाई कर रहा है, उससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात, कोई भेदभाव नहीं है। प्रयागराज में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की जमीन पे बुलडोजर चल गया, उसके तीन मंजिला मकान पे बुलडोजर चल गया है, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे उपाध्यक्ष पे। ऐसे कई लोगों पे, मेरे खुद कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने अवैध कहीं न कहीं गलत था, उनको संज्ञान में नहीं था, बाद में नाप जोक में पता चला ये गलत है, तो वहां भी कार्रवाई हुई है। हम बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पार्टी पे काम करने वाले लोग हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। जो बात सपा बसपा के हमारे साथियों को पच नहीं रही है, इसलिए ये अनुभवहीन भाजपा सरकार को अनुभवहीन बताने का जो है स्वांग रच रहे हैं। हाँ ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप हमको अनुभवहीन बताइए, आप हमको सामाजिक समरसता का विरोधी बताइए, आप हमको
अज्ञानी बताइए, आप हमको मूर्ख बताइए, आप हमको जो भी बताना हो बताइए, लेकिन भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमको दोबारा सरकार में ला करके सिद्ध कर दिया है कि हम ही उनके अच्छे सेवक हैं, हम ही अच्छे जनसेवक हैं, आप नहीं है, तय हो गया। ठीक है विवेक पांडे जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया में भी चाहूंगी। और भारत की जनता के जो है ईमानदार सेवक जो है भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा है कि जनता ने लगातार जनाधार जो दिया है, लगातार विश्वास जो जताया है, उससे साफ तौर पर यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कहीं ना कहीं सरकार है, जनता की सरकार है। विवेक पांडे जी, मुझे बड़ा आश्चर्य और अचंभा होता है ये देख करके, जब हमारे प्रिय मित्र बताते हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बैलेट से चुनाव होते थे और 15 साल तक ये सत्ता से बाहर रहे, जनता इन्हें नकारती रही, और जिस ईवीएम का ये विरोध करते थे, आज वही ईवीएम इनका सबसे बड़ा हथियार बन करके इनके जीत का माध्यम बन गया। अब मैं बात पूरी कर लूं। कोरोना वैक्सीन का हम विरोध करते थे, व्याकुल हो रहे हैं, मुझे कोरोना वैक्सीन का हम विरोध करते थे। इस देश के अंदर पहली बार ये हुआ है, यकीन मानिए, इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम और बैलेट नगर निगम के कूड़े की गाड़ियों में पाई गई है। अब इस देश की तरक्की और मुझे लगता है उपलब्धियां इतनी भी कमजोर नहीं थी कि ये दृश्य भी पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल के सामने आता। चलिए कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि ये चुनी हुई सरकार है। अगर ये चुनी हुई सरकार है तो दूसरे राज्यों में ये विधायकों की खरीद फरोख्त क्यों करती है भाई? चुनी हुई सरकार है तो क्यों ये दूसरे सब जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके विधायकों को प्रभावित करने का प्रयास करती है? और अगर ये चुनी हुई सरकार है तो क्यों 15 साल तक इन्होंने सत्ता का सुख नहीं भोगा? मैं तो कह रहा हूं दूसरे कार्यकाल में इनकी ये स्थिति है कि प्रचंड अहंकार और प्रचंड जो एक अहंकार इनके सर चढ़ करके बोल रहा है जीत का, उसके कारण ये सत्य और न्याय की परिभाषा को धूमिल करते जा रहे हैं। ये स्वयं जो इन्होंने मुझे कहा था, यही मुंसिफ हैं, यही जज हैं, यही जज की कलम है, यही आईपीसी है, यही सीआरपीसी है, और जितने भी न्यायपालिकाएं हैं वो इनके लिए इनकी नजर में पूरी तरह से भाजपा के निर्देशों के अनुसार चलने योग्य होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य यह है, आज तक ये न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका के प्रांगण में जाके देख लीजिए, वहां अधिवक्ताओं की स्थिति देख लीजिए, बैठने से लेकर के पेयजल तक की उपलब्ध सुविधा नहीं है। शौचालय की तो मैं बात ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, दिक्कत यह है कि योगी जी कभी टहलते नहीं है। योगी जी निकलते हैं, हाईवे घूम करके चले आते हैं, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हमने दिया उसके अलावा वो कोई बात ही नहीं कर पाते। जरा उनको बोलिए बगल में कैसरबाग कोर्ट चले जाए एक बार, अधिवक्ताओं की स्थिति दुर्गति वहां देख ले। न्यायपालिका की बात आप करते हैं, एक बिल्डिंग बनाने से मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय हमारा दिया हुआ, लोक भवन हमारा दिया हुआ, आपने किया क्या है जो आप हमें प्रचंड बहुमत का अहंकार दिखाते हैं? हाँ, आपने एक काम जरूर किया है, आपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ाई, आपने राजनीतिक रसूख जिससे प्रभावित हो रहे थे उन लोगों को प्रभावित करने का कार्य किया, आपने विधायकों की खरीद फरोख्त करने का कार्य किया, आपने संस्थाओं को जो विरासत में बनी हुई थी आपने उन्हें बेचने का, सौंपने का दूसरों को काम किया। आपने सबसे बढ़िया काम किया, 47 के पहले मिली हुई आजादी को आपने ये दर्शाया कि 14 के बाद भारत आजाद हुआ, और आपने ये बताया 14 के बाद देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना शुरू किया। तो चलिए हमने ये भी स्वीकार किया कि 14 के पहले आप देशद्रोही हुआ करते थे। ठीक है, जवाब लेके एक बार अनिल जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं किस बात का घमंड है आपने, आपने देश को क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? इस पर आपकी तुरंत प्रतिक्रिया 1 मिनट के अंदर। रितिका जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक एक करके, विवेक जी रुकिए प्लीज। रितिका जी, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे मित्र विवेक जी कह रहे हैं कि योगी जी कहीं निकलते नहीं। पूरे कोरोना काल में घर घर जाकर के मुख्यमंत्री मिले, एक ऐसा एकमात्र ऐतिहासिक ऐसा मुख्यमंत्री रहा जो पूरे कोरोना काल में घूमता रहा गांव गांव। चुनाव सुनिए, आप मुझे बताइए चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना योगी जी टहले हैं, चुनाव हारने के बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर से नहीं निकले हैं। सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले, बोले तो बोले, चलनी का बोले, जिसमें 32 हैं। आप बोलने लायक कहाँ हैं? आपके नेता तो विदेश घूमने चले जाते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें जनता के दर्द से क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, आत्मनिर्भर हो जाइए, निर्भरता मत दिखाइए, आत्मनिर्भर हो जाइए। आप ही का दिया स्लोगन है, योगी जी से कहिए थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाएं, खुद निकले, खुद आकलन करें, खुद देखें। और निकल रहे हैं, आप कहाँ की दुनिया में रहते हैं विवेक जी? आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? आप मीडिया चैनल की खबर देखते हैं कि नहीं? आप लगता है आप लोग ऐसा लगता है हम आपको लेके चलते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप विदेश में रहते हो। मोती महल की सड़क नहीं बन पाई,
आइए मैं दिखाता हूँ गड्ढों की स्थिति क्या है। ठीक है आइए अनिल मैं जी, दिखाता हूँ ठीक है अनिल जी, दुनिया में हैं आप ठीक लोग है जो है। विवेक जी, अनिल जी, ठीक है जो है ठीक है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण के दौरान झांसी में एक नहर में गंदगी मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूरा पैसा डकारना सही नहीं है। अब इस मामले को लेकर के लगातार जो है विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना लगातार साध रहा है। रुक करेंगे एक छोटे ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होंगे।